स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रोस्टेट हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टेट में कूलॉम के बल के बारे में पढ़ रहे थे। कूलॉम का बल, कूलॉम का नियम क्या होता है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसके बारे में हमने देखा था। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था, या क्वेश्चन के तौर पे मानो या फिर एक कॉन्सेप्ट मान लो कि यदि दो स्थिर तथा बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे हों तो उनके मध्य कूलॉम बल कितना आएगा। Fm आता है, वो कितना आता है, माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल, माध्यम में दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य बल होगा। बिंदु आवेशों के मध्य बल वो होता है Fm, और Fm की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। क्यों? क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता लेते हैं और माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने आपको बताई थी आपेक्षिक विद्युतशीलता से पराविद्युतांक से इसको गुणा कर दो और आपेक्षिक विद्युतशीलता यहां से आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन में R²। जब यही निर्वात में हो, निर्वात में दोनों आवेश होंगे तो बल कितना होता है, निर्वात में बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू होती है इनटू में Q1 Q2 अपॉन में R²। क्लियर है? अब यहां से दोनों में जब हम अनुपातिक रूप निकालते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2, और दोनों में अगर हम अनुपातिक तुलना करते हैं तो माध्यम में जो बल आता है वो निर्वात में बल का कितना गुना आता है, 1/εr गुना आता है। इस तरीके से हमने लास्ट हमारा यही पॉइंट था कि माध्यम में अगर εr पराविद्युतांक के माध्यम में अगर हम किसी दो बिंदु आवेशों को रख दें तो उनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो निर्वात में लगने वाले बल का 1/में εr गुना होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश हैं जो कि निर्वात में रखे हुए हैं, और निर्वात में रखने पर उनके मध्य, उनके दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल है वो 5 न्यूटन का है। निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल, निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल 5 न्यूटन है। ठीक है? यदि इन दोनों आवेशों को εr पराविद्युतांक 5 के पराविद्युतांक के माध्यम में रख दे, यदि दोनों आवेशों को εr बराबर 5 पराविद्युतांक के माध्यम में रख दे, इसके माध्यम में रख दें तो माध्यम में बल कितना होगा, तो माध्यम में इन दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में एक बात है सोचने वाली, क्योंकि जब भी हम बल निकालते हैं दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य तो हमें दोनों आवेश के बारे में पता होना चाहिए, Q1 और Q2, और इन दोनों के मध्य की दूरी के बारे में पता होना चाहिए, बाद में हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है K, और K लिखते हैं ना इसको कांस्टेंट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर का मात्रक है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में। अब यहां पर माध्यम में दोनों आवेश εr पराविद्युतांक 5 के माध्यम में रख दें पराविद्युतांक के, तो इन दोनों के मध्य माध्यम में बल कितना होगा, तो माध्यम में बल, अब यहां पे ना तो आवेश दी ना दूरी दी, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। निर्वात में बल दे रखा है और माध्यम का पराविद्युतांक दे रखा है, पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो माध्यम में बल Fm बराबर कितना हो जाएगा, Fm बराबर होगा 1/εr इंटू F। 1/F की वैल्यू है 5 और न्यूटन भी 5 है, तो इसको इससे काट दिया तो कितना बल आ जाएगा, माध्यम में 1 न्यूटन का बल होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत बार आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यहां बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है? अब बात आती है कि मैंने आपको K का मात्रक बता दिया था, इसकी विमीय सूत्र के बारे में बात करनी है हमें कि इसकी विमा क्या होगी, विमीय सूत्र क्या होगा। तो देखो K का मात्रक K होता है वो माध्यम का स्थिर विद्युत बल नियतांक है, और K की विमा की बात करें, K की विमा, तो यहां से देखो मात्रक से विमा निकलती है, विमीय सूत्र न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। अब ये चीज तो आपको पता है कि न्यूटन की विमा क्या होती है, ये तो आपको पता रहनी चाहिए। न्यूटन होता है बल, बल को लिखते हैं F से, F बराबर होता है ma। अब देखो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो विमीय सूत्र क्या होगा, m1 L1
t-2। तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र ले लेते हैं, m1 L1 t-2 न्यूटन का, और मीटर का हो जाएगा L2, और कूलाम का कितना होगा, कूलाम का मैंने बताया था आवेश में, स्टार्टिंग में बताया था 2-3 लेक्चर पहले, आप देख सकते हैं। तो कूलाम के लिए बताया था A1 T1, तो ये कितना हो जाएगा A1 T1 की स्क्वायर A2 T2। अब K का विमीय सूत्र आ जाएगा, यहां से आराम से कर लो, रटे नहीं जाएंगे विमीय सूत्र, हमेशा ध्यान रखना, आप क्या कर सकते हो, इनको डिराइव कर सकते हो। तो K का विमीय सूत्र, K का विमीय सूत्र, इस पे जब बात करें तो यहां से लिख सकते हो m1 L कितना हो जाएगा, एक ये रहा, दो ये रहा, तो L3 T कितना हो जाएगा t-2, और -2 ऊपर जाके -4 और 8 -2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ये K का विमीय सूत्र है। अब आपको ये पूछ ले कि एप्सिलॉन का विमीय सूत्र बताओ। एप्सिलॉन नोट मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट या फिर एप्सिलॉन का विमीय सूत्र, क्योंकि विद्युतशीलता जो चाहे निर्वात की हो चाहे माध्यम की हो, वैल्यू अलग हो सकती है, संख्यात्मक मान, लेकिन मात्रक तो सेम ही होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो एप्सिलॉन आर है ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये होती है मात्रकहीन, क्योंकि ये अपेक्षिक होती है और विमाहीन भी होती है, जबकि इनके मात्रक और विमा होती है जो कि K के मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन नोट। निर्वात है तो एप्सिलॉन नोट और माध्यम है तो एप्सिलॉन, तो ये लो एप्सिलॉन नोट। अब देखो क्या है, K है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/एप्सिलॉन नोट के, तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा, विमीय सूत्र इसका व्युत्क्रमानुपाती कर दो, जो प्लस की घात है वो माइनस में बना दो और माइनस की घात है प्लस में, तो 1/, क्योंकि एप्सिलॉन नोट इधर आ जाएगा ना, तो ये होगा 1/K, K को नीचे ले लो, m1 L3 T-4 A-2 ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये m-1 L-3 T4, और T4 के बाद में क्या आ जाएगा A2, ये आ जाएगा विमीय सूत्र किसका, एप्सिलॉन नोट का। ठीक है, इस तरीके से हम विमीय सूत्र डिफाइन कर सकते हैं किसके लिए, एप्सिलॉन नोट के लिए विमीय सूत्र m-1 L-3 T4 और A2, ये विमीय सूत्र बन के आएगा। ये थी इनके बारे में, बल के बारे में कि किस तरीके से हम बल निकाल सकते हैं, K क्या है, इसका स्थिर विद्युत नियतांक, और ये माध्यम की जो विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो ये थी। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम की विशेषता देखेंगे और कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्यों, क्योंकि बल होती है वो सदिश राशि होती है, तो क्या ये सदिश रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप देखते हैं कैसे आएगा। स्टूडेंट्स, कूलाम के नियम का सदिश रूप देखते हैं, इसको मैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, बहुत इजी वे में बताऊंगा किस तरह से होगा। तो यहां पर कूलाम के नियम में मैंने एक बात बताई थी आपको कि दो स्थिर तथा बिंदु आवेश है, तो दोनों ही एक दूसरे पर बल लगाते हैं, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण। जैसे ये आवेश है, इस पर ये वाला इधर बल लगाएगा और इस आवेश पर ये वाला बल लगाएगा, मतलब दोनों समान परिमाण के बल लगाते हैं। कैसे, मान लो यहां पे दो आवेश हैं, बिंदु आवेश, ये वाला और एक ये रहा, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी है r। अब देखो इस Q1 आवेश पर बल कौन लगाएगा, Q2, किधर लगाएगा, इस पे बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों में क्या होंगे, ये भी धनावेश है ये भी धनावेश, तो प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण किधर होगा, बल की जो दिशा होती है, क्योंकि बल सदिश राशि होगी और उसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या तो बाहर की तरफ होगी या फिर अंदर की तरफ होगी। तो जब प्रतिकर्षण लगेगा तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, दोनों को मिलाने वाली रेखा तो यही है ना, पूरी एकदम से लंबी खींचेंगे तो इस पर बाहर की तरफ, तो इस Q1 पर इधर बाहर लगेगा बल F। कौन से पर लगा, 1 पर, F1। किसके कारण लगा, 2 के कारण, तो इसको क्या लिखेंगे, F12। अब यहां से देखो समझ में आ रहा है, और ये सदिश राशि होती है। F12 का मतलब क्या है, जो पहले लिखा जाता है उस आवेश पर तो बल लगेगा, और जो बाद में लिखा जाता है उसके द्वारा लगेगा या उसके कारण होगा। तो पहले Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल है बाहर की तरफ F12, इसका जस्ट उल्टा देखते हैं Q2 पर। इस Q2 पर कौन सा आवेश बल लगाएगा, Q1 किधर लगाएगा, बाहर की तरफ, ये लो इधर, इस दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ F बल दूसरे पर, किसके कारण, पहले के कारण, तो ये आ जाएगा 2-1, तो ये आ जाएगा F वेक्टर 2-1 वेक्टर बाहर की तरफ। और बल का परिमाण क्या होता है, बल का परिमाण होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इनकी दिशा आ जाएगी, और इसका परिमाण होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो परिमाण देखते हैं, यहां से परिमाण की बात करें
तो परिमाण कितना हो जाएगा, F बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो दिशा भी लिखेंगे, मान लो F12 निकालते हैं तो F12 वेक्टर, तो दिशा किसके अनुदिश होती है, दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये जो दूरी होती है R, इसके अनुदिश। तो R के अनुदिश दिशा को कौन व्यक्त करता है, एकांक सदिश व्यक्त करता है। तो R के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा, R कैप से इसको गुणा कर दो, ये हो जाएगा F12 वेक्टर। इसके विपरीत दूसरा है F21, तो वो भी हो जाएगा। चलो F21 वेक्टर बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और दिशा R कैप, बस ये विपरीत दिशा में हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस R कैप आएगी यहाँ पे, क्योंकि विपरीत दिशा होती है तो माइनस R कैप, तो माइनस से इधर लग जाएगी। अब यहां से देखो R कैप को हटाएंगे तो कैप होता है वो एकांक सदिश होता है, याद होगा आपको, एकांक सदिश है, ए वेक्टर का एकांक सदिश क्या होता है, वेक्टर बटे में उसका परिमाण, कि दिए गए सदिश में उसके परिमाण का भाग देते हैं तो उसका एकांक सदिश आ जाता है। परिमाण को हम ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिख देते हैं, ए वेक्टर अपॉन में ए, ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R वेक्टर बटे R स्क्वायर R गुणा होके कितना बन जाएगा, R क्यूब। तो इसका जो सदिश रूप बन के आएगा वो क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इंटू में R वेक्टर। सेम इसका भी हो जाएगा, तो इसका होगा वो माइनस में ले लो, K Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इंटू R वेक्टर, ये इसका सदिश रूप है। ये तो सिंपल है, सिंपली हम देखते हैं ऐसे। अगर आप जो कार्टेशियन ज्योमेट्री में देखोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक में देखोगे, तो कार्तीय निर्देशांक में तो आपको उसी हिसाब से करने होंगे कि किस तरीके से इनको सदिश रूप को डिफाइन करते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सदिश राशि होती है और सदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे किससे गुणा किया जाता है, कैप से गुणा कर देते हैं, आर कैप। क्यों, क्योंकि दोनों जो बल होंगे उसकी दिशा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो आर कैप के अनुदिश ही होती है, तो आर कैप एकांक सदिश से गुणा कर दें। ये दोनों परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत। ये माइनस किसको व्यक्त करेगा यहाँ पे, दिशा में। देखो याद होगा सदिश में मैंने बताया हुआ आपको कि जब अदिश राशियां होती है वहां पर प्लस माइनस केवल परिमाण को व्यक्त करता है। जब बात करते हैं हम अदिश राशियों की, अदिश राशियों में जो प्लस माइनस होंगे, प्लस और माइनस, ये किसको व्यक्त करते हैं, परिमाण को। लेकिन बात आती है सदिशों की, सदिश राशियों की, तो सदिश राशियों में प्लस और माइनस ये दोनों किसको व्यक्त करते हैं, दिशा को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, दिशा। कैसे, सदिश राशियों में प्लस माइनस दिशा को व्यक्त करते हैं, अदिश राशियों में प्लस माइनस परिमाण को व्यक्त करते हैं। ये दिशा नहीं होती है, क्योंकि अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। यहां पर परिमाण को व्यक्त नहीं करेंगे, दिशा को व्यक्त करेंगे। तो ये बातें आप ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। अब परिमाण आपको बता दिया कि सदिश रूप कैसे बनता है, इस तरीके से। तो F12 वेक्टर बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, ये भी ऐसे होगा। माइनस किसको बता रहा है, दिशा को। इसका मतलब क्या है कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा क्या है, दोनों की विपरीत है। एक इधर लग रहा है और दूसरा इधर लग रहा है। तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर होगा माइनस F21 वेक्टर। दो सदिश परिमाण में समान हो, दिशा विपरीत हो, तो उसको माइनस लगाकर दर्शाया जाता है। इस तरीके से ये सिंपल सदिश रूप है इसका। कार्टेशियन में करोगे तो कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, तो वो कार्टेशियन वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से होगा। कार्तीय निर्देशांक पद्धति वाला भी बताता हूं सदिश रूप कैसे होगा। मान लेते हैं ये कार्तीय निर्देशांक बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ले लिए, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु में इस तल में एक आवेश है Q1 है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, कितनी दूरी पर, R1 वेक्टर, इसका स्थिति सदिश है। दूसरा आवेश है वो यहाँ पे है Q2, इसका स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होगी वो ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली रेखा होगी। इस रेखा की दूरी कितनी होगी, तो इस रेखा की दूरी अगर हम निकालें, ये एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, तो इसकी दूरी इधर निकालें तो देखो त्रिभुज नियम से तीन सदिशों का योगफल क्या होता है। अगर आपने ये A वेक्टर लिया है, ये B वेक्टर लिया है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इन दोनों के योगफल को व्यक्त करती है ना। तो ऐसे ही ये वाली एक भुजा ले लो, फिर ये वाली एक सदिश ले लो, इन दोनों का योगफल इसके बराबर आना चाहिए। तो ये वाला सदिश क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कैसे, इसका और इसका योग करोगे तो R1 वेक्टर से माइनस का R1 वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो दूरी आएगी वो दोनों के R21 के बराबर होगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है ना, तो R21 वेक्टर आएगी।
इस पर बल लगेगा, देखो Q1 पर Q2 के कारण बल लगेगा बाहर की तरफ, कितना F12 वेक्टर, और इसके अनुदिश जो इसकी स्थिति सदिश होगी R21 वेक्टर का, वो बनेगा R12 की कैप, ये स्थिति सदिश होगा। इस पर Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल लगेगा, तो बल अभी मैंने बताया दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, तो ये है रेखा, इसके अनुदिश बाहर की तरफ इधर लगेगा, कितना F21 वेक्टर। दूसरे पर पहले के कारण और इसके अनुदिश जो एकांक सदिश होगा वो क्या होगा, R21 वेक्टर। तो अब सदिश रूप बनाए, तो आवेश दोनों के बीच की दूरी है R21, R21 की वैल्यू R12 के बराबर भी होती है, ये हो जाएगी यहां से। अब देखना, तो आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल, आवेश Q2 के कारण बल, तो इसके कारण बल की बात करें तो बल कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर पहले पर दूसरे के कारण बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, R21 वेक्टर की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि परिमाण लेंगे ना R21 वेक्टर का परिमाण। अब दिशा है वो किसके अनुदिश है, R12 वेक्टर, ये R21 नहीं R12 ले लो इसको, क्योंकि R12 लेंगे, 12 लिया तो 12 आएगी, और इसके अनुदिश क्या हो जाएगी, R12 के अनुदिश इसकी दिशा ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें माइनस और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा निकालते हैं, ये सदिश रूप है और इसको अगर वैसे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, सदिश को खोलोगे तो F12 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर की स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा R12 वेक्टर बटे में मोड ऑफ R12 क्यूब, तो ये क्यूब बना दो, सीधी सी बात है जो बताया था मैंने। अब दूसरा निकालोगे तो आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, इसके कारण बल निकालोगे तो वो भी आप निकाल सकते हो, कैसे, तो Q2 पर Q1 के कारण बल होगा वो होगा F21 वेक्टर। देखो दूसरे पर पहले के कारण क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में मोड ऑफ R21 वेक्टर की स्क्वायर इंटू में R21 की कैप, क्योंकि ये परिमाण है और दिशा को व्यक्त करने के लिए इसके अनुदिश एकांक सदिश, इसको लिखोगे तो यह जाएगा F12 वेक्टर बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर की स्क्वायर इंटू में R21 वेक्टर सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, ये लो, ये इसका सदिश रूप आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कूलाम बल का सदिश रूप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कूलाम बल या कूलाम के नियम की विशेषताएं। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा कूलाम बल की विशेषताओं पर होगा। कूलाम बल की विशेषताएं क्या क्या होती है, देखो इनको थ्योरेटिकली है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक एक, क्योंकि अब यहाँ पे देखो बार बार हम कूलाम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि यही चीज पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये जब तक आएगी नहीं हमें, हम आगे का पोर्शन कर नहीं पाएंगे क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें एक एक बारीकी का बारे में पता होना चाहिए, कूलाम बल में कैसे लिखते हैं सदिशों को, यहाँ पर हम टाइम दे सकते हैं लेकिन धीरे धीरे आगे चलेंगे तो वहां पे हर एक वेक्टर में मैं आपको बताने थोड़ी बैठूंगा कि ये वेक्टर ऐसा है, क्योंकि वेक्टर आप पढ़ते हैं और वेक्टर को पढ़ते आते हैं तो इसमें होता है। तो कूलाम बल की विशेषता देखो क्या होगी, सबसे पहला कूलाम बल है वो दो स्थिर व बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, दो स्थिर व बिंदु आवेशों के मध्य, इन दोनों के मध्य कार्यरत होता है, पहली बात। तो दूसरा कूलाम बल होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, कैसे, माध्यम के आधार पर ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, तो इस पर निर्भर करेगा। फिर अगला तीसरा पॉइंट होगा कूलाम बल होता है वो संरक्षी बल होता है, कैसे, क्योंकि संरक्षी बल वे बल होते हैं जो केंद्र की क्रिया रेखा से गुजरे। अब देखो ये यहां से जो इसके जो लाइन जा रही है वो इनके आवेशों के केंद्र से होकर गुजर रही है, तो जब कोई बल केंद्र की क्रिया रेखा से गुजरती है कोई भौतिक राशि तो वो संरक्षी राशि होती है। तो ये कौन सा बल है, संरक्षी बल, केंद्र की क्रिया रेखा से गुजरता है। चौथा कूलाम बल है वो संरक्षी बल क्षेत्र उत्पन्न करता है, संरक्षी बल क्षेत्र, कैसे, कूलाम बल के द्वारा जो संरक्षी बल क्षेत्र होता है, क्योंकि संरक्षी बल क्षेत्र इसके द्वारा जब एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, संरक्षी बल क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर। अगला पॉइंट है तो कूलाम बल होगा वो आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की प्रकृति का हो सकता है, आकर्षण व
प्रतिकर्षण। दो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण लगेगा और दो विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो आकर्षण लगेगा, इस तरीके से। अगला पॉइंट, समान आवेश प्रतिकर्षण बल होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होता है। प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा? दोनों आवेशों को, प्रतिकर्षण दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, इस तरीके से लगेगा। और जो आकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर, ये सेम होगा और किधर लगेगा? ये अंदर की ओर लगेगा। कौन सा बल? आकर्षण बल। ये इस तरीके से डिफाइन होते हैं। आकर्षण बल है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर कार्यरत होगा। तो ये कूलाम्ब बल की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ये कूलाम्ब बल के बारे में हमने थोड़ा सा देखा है कि इसकी विशेषता किस तरीके से लेते हैं। यहां पे मैं आपको एक दूरी के साथ परिवर्तन का फॉर्मूला बताऊंगा कि कूलाम्ब बल में दूरी के साथ परिवर्तन। देखो, एक तो माध्यम के साथ परिवर्तन होता है बल, अगर दूरी के साथ परिवर्तन करें तो दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी चाहिए, तो उसके बारे में एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन है दूरी के साथ परिवर्तन, ये करवाता हूं। इससे पहले एक बात थोड़ी सी स्किप हो गई। कूलाम्ब बल की विशेषता में जो कूलाम्ब बल की परास होती है, कूलाम्ब बल की जो रेंज होती है, रेंज वो कितनी होती है? इसकी रेंज होती है वो 10 की घात -15 मीटर की कोटि की होती है परास। कैसे? क्योंकि 10 की घात -15 मीटर किसका आकार होता है? नाभिक का आकार होता है। और नाभिक के मध्य और इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या लग सकता है? प्रतिकर्षण बल लग सकता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं। तो इस परास में भी कूलाम्ब बल, प्रतिकर्षण बल, दो प्रोटॉन धनावेशों के मध्य बल लग सकता है। तो इसकी परास 10 की घात -15 मीटर की कोटि या फर्मी मीटर की कोटि की होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? फर्मी मीटर की कोटि बोलते हैं। इस तरीके से हम इसकी परास निकाल सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निर्वात में r दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य F बल कार्यरत है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, निर्वात में दो आवेश ले लेते हैं। तो निर्वात में दो आवेश हैं, Q1 तथा Q2 आवेश, वो कितनी दूरी पर रखे हुए? r दूरी पर रखे हुए। तो इन दोनों के मध्य बल कितना होगा? F बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। क्लियर है? ये बात तो आपको पता ही है किस तरीके से होगी। r दूरी पर रखते हैं। अब बोल रहा है कि अब इन दोनों आवेशों को एप्सिलॉन r परावैद्युतांक में कितनी दूरी पर रखें। अब दूरी चेंज करनी है कि परावैद्युतांक के माध्यम में ले गए, लेकिन दूरी चेंज कर दी कि बल का मान क्या बना रहे हैं? नियत बना रहे हैं। तो अब दूरी क्या मान लेंगे माध्यम में? d। तो माध्यम में मान लेते हैं कितनी दूरी होगी? d दूरी की। ये Q1 और Q2 है, एप्सिलॉन r परावैद्युतांक और कितनी दूरी पर रख दिए? d दूरी पर। r तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि r दूरी पर तो सेम नहीं आ सकता, घट जाता है। d दूरी पर ले लिए। अब d दूरी पर इसमें बल कितना हो जाएगा माध्यम में? F डैश बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, क्योंकि माध्यम की बात हो गई, इंटू में Q1 Q2 अपॉन में d²। समीकरण नंबर 2। ये निर्वात में है, ये माध्यम में। अब क्या बोल रहा है कि बल का मान नियत बना रहे, दोनों बल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहां पे चूंकि F बराबर है F डैश, तो d का मान निकालना है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r² बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन में d²। अब देखो Q1 Q2 से ये कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट वाले से ये कैंसिल। तो हमारा जो बच के आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1/r² इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन r इंटू 1/d²। ये बन के आ रहा है। क्लियर है? d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहां से। तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए d को इधर ले जाते हैं और r को इधर ले आते हैं। तो चलो d इधर आ जाएगा, तो d² इज इक्वल्स टू r² अपॉन में एप्सिलॉन r। अब यहां से d की वैल्यू निकालनी है तो रूट ले लेंगे, तो d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर r² अपॉन एप्सिलॉन r। कितना आ रहा है? तो d की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस r अपॉन में एप्सिलॉन r। ये बन रही है d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r अपॉन रूट ओवर एप्सिलॉन r। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू? d की वैल्यू आ रही है इस तरीके से। ठीक है? ये इतनी दूरी पर r में रूट एप्सिलॉन r का भाग दें तो इतनी दूरी पर रखने पर बल का मान समान होगा। अब ये भी बोल रहा है कि दूरी में परिवर्तन कितना होगा। तो पहले दूरी कितनी थी? पहले r थी और अब दूरी कितनी हो गई? d दूरी होगी। तो परिवर्तन कितना होगा? तो यहां पे देखते हैं दूरी में परिवर्तन।
दूरी में परिवर्तन, और परिवर्तन देखने के लिए मान लेते हैं कितनी है डेल्टा आर, तो डेल्टा आर थी आर, अब घट गई ना दूरी, तो आर में से डी को घटा देते हैं, तो डेल्टा आर बराबर क्या होगा, आर माइनस आर अपॉन में रूट ओवर एप्सिलॉन आर, एलसीएम ले लिया, आर कॉमन आ गए तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन आर, रूट डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन में रूट एप्सिलॉन आर इनटू में आर, ये दूरी में परिवर्तन आ गया इस तरीके से। तो इतना दूरी में परिवर्तन होता है और इस तरीके से दूरी के साथ बल को निकाला जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।